कोई फाइनल डिसीजन नहीं ले पाए हैं तो सारी चीज़ों के बारे में तो आप लोग लिखते रहिएगा, धीरे धीरे उसी हिसाब से समझाते हैं। ठीक है, देख लीजिए WTO और कृषि या लिख लीजिए एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, कृषि पर समझौता, WTO तथा कृषि पर समझौता। एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि पर समझौता। तो देखिए समझौते के 3 आधारभूत स्तंभ थे, जो 3 पिलर में ये समझौता बना था। उन 3 पिलरों के देखिए पहला नाम है बाजार पहुंच सुनिश्चित करना, लिख लीजिए आप लोग। पहला इनके 3 पिलर थे, कृषि पर समझौता WTO तथा कृषि से संबंधित समझौते में 3 स्तंभ थे, लिख लीजिए। WTO तथा कृषि से संबंधित समझौतों में 3 स्तंभ थे। नंबर 1 बाजार पहुंच सुनिश्चित करना, बाजार पहुंच सुनिश्चित करना। दूसरा है घरेलू समर्थन में नियमन, दूसरा है घरेलू समर्थन में नियमन। और तीसरा है निर्यात सब्सिडी में कमी, निर्यात सब्सिडी में कमी। पहला है बाजार पहुंच सुनिश्चित करना, दूसरा है घरेलू समर्थन में नियमन और तीसरा है निर्यात सब्सिडी में कमी। ये तीनों पिलर जो है आप लोगों को याद रखना है। तीनों पिलर क्या है, जब आप लोग UPSC देते हैं या PCS देते हैं तो डायरेक्ट पूछ लेता है क्वेश्चन कि जो एग्रीकल्चर ऑन वो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है उसमें ये 3 पिलर कौन कौन से, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तीनों आप लोगों ने जो लिखा हुआ है वो दूसरा कोई दे सकता है, प्रबंधन का दे सकता है, अंतर्राष्ट्रीय दूसरी शब्द कोई भी शब्दावली दे सकता है। ये 3 चीजें याद रखेंगे, इसको अच्छे से जब इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। फिलहाल 3 पिलरों का नाम भी पूछता है, कई बार पूछा है और इसके पहले मैंने भी कई जगह पढ़ा है तो अक्सर मेरे सवाल भी गलत हो जाते हैं। इसे हम लोग देते थे कभी कभी, जब तक हम लोग WTO नहीं पढ़े थे तो हम जान नहीं रहे थे कि है क्या, तो मान के चला। ये 3 चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, 3 पिलर कौन से। पहला आप लोग रीडिंग कर लीजिए, बाजार पहुंच सुनिश्चित करना। पहले क्या है, बाजार पहुंच सुनिश्चित करना, बाजार पहुंच सुनिश्चित करना, वही तो पहला नंबर है। देखिए इसके अंदर वस्तुओं के आयात निर्यात, कृषि वस्तुओं के आयात निर्यात निर्बाध रूप से संचालित हो, कृषि वस्तुओं के आयात निर्यात निर्बाध रूप से संचालित हो। निर्बाध का मतलब समझ रहे हैं ना, बिना किसी बाधा के, ठीक है, निर्बाध रूप से संचालित हो। इसके लिए अभ्यंश को पूर्णतः समाप्त करना है। इसके लिए अभ्यंश मतलब कोटा जिसे कहते हैं, उस दिन बताया था कोटा क्या है। अभ्यंश को पूर्णतः समाप्त करना है तथा प्रशुल्कों में निरंतर कमी लाकर अंततः समाप्त करना है, तथा प्रशुल्कों में निरंतर कमी लाकर अंततः समाप्त करना। इसके लिए विकसित देशों को 6 वर्षों में 36% की औसत कमी लानी होगी। इसके लिए विकसित देशों को 6 वर्षों में 36% की औसत कमी लानी होगी तथा विकासशील देशों को 10 वर्षों में 24% की कमी लानी तथा विकासशील देशों को 10 वर्षों में 24% की कमी लानी होगी। देखिए पहली चीज क्या है कि बाजार पहुंच सुनिश्चित करना। इसका मतलब यह है कि WTO में हम लोगों ने इसके पहले भी डिस्कस किया था कि WTO क्या करता है कि कोटा को क्या करता है, पूर्णतः समाप्त करने की बात करता है। और जो
प्रशुल्क होता है उसको क्या है, उसको अनुमति तो प्रदान किया है, लेकिन क्या कहा है कि इसको आप लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे कम करेंगे। अब जो कृषि वस्तुएं हैं उनसे सबसे बड़ी चीज ये है कि उनमें बाजार उनको उपलब्ध कराना, अंतरराष्ट्रीय में या फिर घरेलू स्तर में जो बाजार पहुंच निश्चित कराना है, उसके लिए क्या करना था कि विकसित देशों को क्या कहा गया, टाइम पीरियड कम दिया गया, देखिए 6 वर्ष का दिया गया, और परसेंटेज भी काफी ज्यादा था कि 36%। ठीक, 6 वर्षों में 36% कम करना था, और वही चीज विकसित विकासशील देशों को क्या था कि 10 वर्ष का टाइम दिया गया और 24% उसमें कमी लानी। अब ये बताइए आप लोग कि 6 वर्ष का, देखिए पहली बात तो उनको 6 वर्ष का दिया गया टाइम, 36% भी दिया गया। दूसरी चीज क्या है कि 24% उनको टाइम दिया गया और 10 वर्ष का समय दिया गया, औसतन कमी लानी थी। ठीक है, पहली बात तो विकसित जो देश थे वो काफी कम मात्रा में भी टैरिफ लगाते थे, मान लीजिए 100% लगाते थे, 200% लगाते थे। जो विकासशील देश थे वो क्या करते थे, 1000% टैक्स लगाते थे। अब विकसित देश इस बात में झगड़ा कर रहे हैं कि पहली बात तो हमको 6 साल का टाइम दिया गया और 36% घटाना है, मतलब 100 का 36% कितना होगा, 36, बचेगा कितना, 64, और 1000 का जब 36 निकालेंगे तब कितना आएगा, 1000 का 24 निकालेंगे तब कितना आएगा, तब भी लगभग उसका 740 760 के आसपास बचेगा, है ना। तो अब इतना बावजूद क्या है, विकासशील देश अभी भी 700 के ऊपर परसेंटेज टैरिफ लगा रहे हैं। तो अब इसमें से इन लोगों का आपस में झगड़ा होना शुरू हुआ कि भाई ये नियम गलत है, हमारे विरुद्ध है, सब सारी चीजें, और अपना उठा पटक जो भी है नियम कानून वो निर्धारित करते हैं, रोज उसमें आंदोलन होते थे, रोज उसमें वो करते थे। लेकिन जो मसौदा तैयार हुआ था आपस में, यह माना गया कि भाई विकासशील जो देश है वह क्या है कि उनमें जो उनकी आर्थिक स्थिति है, जो उनका, क्योंकि वो मूलतः किस पर निर्भर है, कृषि क्षेत्र पर निर्भर है और कृषि क्षेत्रों का ही उत्पादन करते हैं, जबकि विकासशील देश क्या है, उनकी मुख्य भूमिका किसमें है कि विकसित देशों की भूमिका औद्योगिक क्षेत्र में है। तो उन्होंने नेचुरल इफिशियंसी की और आर्टिफिशियल इफिशियंसी के जरिए क्या हुआ, इन दोनों चीज़ों को निर्धारित किया गया। नेचुरल इफिशियंसी और आर्टिफिशियल इफिशियंसी का मतलब यह है कि जब आपको क्या पास, जैसे आपके पास ऐसी भौगोलिक परिस्थिति है कि आप क्या कर सकते हैं, उस खेती को क्या है कि सस्ते दामों पर, या फिर आपकी भौगोलिक परिस्थिति इतनी अच्छी है, जैसे मान लीजिए चाय की है, तो आप लोगों ने देखा होगा श्रीलंका में काफ़ी चाय अच्छी होती है क्योंकि वहाँ जमीन उसके अनुकूल है, भौगोलिक वातावरण। लेकिन वही चीज़ यदि कहीं दूसरी जगह मान लीजिए चाय उगाना है और वो भौगोलिक परिस्थिति उतनी अच्छी नहीं है, तो क्या होगा, तो मान लीजिए क्या है उस जगह पे नेचुरल एफिशिएंसी किसकी है, श्रीलंका की। दूसरे कंट्री, मान लीजिए दूसरी कंट्री जहाँ पर ऐसे भौगोलिक वातावरण नहीं है, तो वहाँ पर क्या है, अब उन्होंने सरकार उसमें क्या करे, उसको बहुत ज़्यादा मतलब सब्सिडी देना शुरू कर दे, उसको बहुत सारी, आगे हम लोग चीज़ें पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें और आर्थिक मदद करना शुरू कर दे, उसको और वित्तीय सहायता प्रदान कर दे, तो क्या करेगा, नेचुरल एफिशिएंसी को और आर्टिफिशियल एफिशिएंसी दोनों को बराबर कर देगा। और इस वजह से क्या होगा कि जो श्रीलंका को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या है कि चाय का जो निर्यात से जो लाभ होना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। तो इस तरह सारी समस्याओं को दूर करने के लिए इसमें दो चीज़ों की बात की गई। देखिए ऐसा है कि आपको क्या करना है, इन सब सारी चीज़ों में जो कर लगा रहे हैं आप, टैक्स कर रहे हैं, इनमें क्या है कि कमी लाना है। ठीक, अब हम लोग अगला पॉइंट आप लोग ला लीजिए, घरेलू समर्थन में नियमन। अगला पॉइंट है घरेलू समर्थन में नियमन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, सबसे ज्यादा एग्जामों में पूछा जाता है और यहीं से सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, जो अब आप लोगों को लिखवाने जा रहे हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ लीजिए कि WPO का आप लोगों ने ग्रीन बॉक्स, नंबर बॉक्स, ब्लू बॉक्स का नाम सुना है? ये उसी में आता है, घरेलू समर्थन में नियमन। इसके अंतर्गत लिख लीजिए, इसके अंतर्गत दो प्रकार की सब्सिडी प्रदान की जाती है। इसके अंतर्गत दो प्रकार की सब्सिडी प्रदान की जाती है। इसके अंतर्गत दो प्रकार की सब्सिडी प्रदान की जाती है। जो सदस्य देश अपने घरेलू उत्पादकों को प्रदान करें, कामा लगा के लिखिएगा, जो सदस्य देश अपने घरेलू उत्पादकों को प्रदान करें। नंबर एक लिखिए, व्यापार में विकृतियां न उत्पन्न करने वाली सब्सिडी।
अलग से पॉइंट लिखिएगा, ठीक है। उसके अंदर भी काफी चीजें हैं, तो बड़ा पॉइंट लिखिएगा। व्यापार में विकृतियां न उत्पन्न करने वाली सब्सिडी, व्यापार में विकृतियां न उत्पन्न करने वाली सब्सिडी, ठीक है। उसी के अंदर पॉइंट लिख लीजिए ग्रीन बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स, और तीसरा है नंबर बॉक्स, यस एंड डी बॉक्स, एस एंड डी, स्पेशल एंड डिफरेंशियल बॉक्स, स्पेशल एंड डिफरेंशियल बॉक्स। एक छोटा सा नोट डाल के लिख लीजिए कि तीनों बॉक्स जो है, ये तीनों बॉक्स अमेरिका के ट्रैफिक से लिए गए। नोट डाल के लिख लीजिए कि तीनों बॉक्स अमेरिका के ट्रैफिक सिग्नल से लिए गए। तो तीनों बॉक्स अमेरिका के ट्रैफिक सिग्नल से लिए गए। दोनों बहन हो गए एक साथ, दोनों बहन थे दोनों, हैं? हाँ, नहीं लगती कौन से लगती है नहीं, दोनों हमेशा साथ बैठते हैं, बस तो शायद बहन गए। चलो क्या है, अभी तक हमने देखा ही नहीं था, आप अभी आ देखो सबसे आगे खड़े हो ना, तो आगे पीछे वाला कोई देखता, पीछे वाले आगे वाले को नहीं देखते। अगला आप लोग पॉइंट डाल लीजिए ग्रीन बॉक्स, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, ऑब्लिक लगा के इसको न्यूट्रल सब्सिडी या तटस्थ सब्सिडी भी लिख सकते हैं, तटस्थ सब्सिडी या अनुदान जिसे कहते हैं, अनुदान भी कहते हैं, एक सब्सिडी मतलब अनुदान भी होता है। इसका दोनों का एक ही नाम है ग्रीन बॉक्स, मेन चीज ये ग्रीन बॉक्स के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर लिख लीजिए, इसके अंतर्गत पर्यावरणीय सहायता प्रोग्राम, सॉरी इसके अंतर्गत मैं लिखिए यह पर्यावरणीय सहायता प्रोग्राम, यह पर्यावरणीय सहायता प्रोग्राम, यह पर्यावरणीय सहायता प्रोग्राम के तहत सब्सिडी प्रदान की जाती है। पर्यावरणीय सहायता प्रोग्राम के तहत सब्सिडी प्रदान की जाती है। ग्रीन बॉक्स में शामिल गतिविधियों पर, ग्रीन बॉक्स में शामिल गतिविधियों पर, ग्रीन बॉक्स में शामिल गतिविधियों पर दी जाने वाली सहायता को, ग्रीन बॉक्स में दी जाने वाली सहायता को कहते हैं, ग्रीन बॉक्स में शामिल गतिविधियों पर दी जाने वाली सहायता को कम करने की आवश्यकता नहीं है, कम करने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात इस प्रकार की सहायता की, अर्थात इस प्रकार की सहायता की, अर्थात इस प्रकार की सहायता की कोई अधिकतम सीमा नहीं, अर्थात इस प्रकार की सहायता की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, कोई अधिकतम सीमा नहीं है। इसके अधीन वे आर्थिक, इसके अधीन वे आर्थिक सहायता सम्मिलित है, इसके अधीन वे आर्थिक सहायता सम्मिलित है, इसके अधीन वे आर्थिक सहायता सम्मिलित है जो पर्यावरण संरक्षण, जो पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम, पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम
कामा अनुसंधान, पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम, कामा अनुसंधान, कामा बाजार सूचना हेतु सहायता, बाजार सूचना हेतु सहायता, कामा बाजार सूचना हेतु सहायता, कामा ग्रामीण आधारित संरचना आदि शामिल है, कामा ग्रामीण आधारित संरचना आदि शामिल है, ग्रामीण आधारित संरचना शामिल है। देखिए ये जो बॉक्स हैं ग्रीन, ब्लू, एम्बर, ये सब सारी चीजें, तो ये क्या है, अमेरिका के ट्रैफिक सिग्नल से लिए गए और इसके आधार पर क्या हुआ, सब्सिडी का निर्धारण किया गया। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी वह सब्सिडी होती है जिसमें माना गया है कि यदि इस जो इसके अंतर्गत चीजें शामिल है, जैसे क्या है, इन्वायरमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम जो है, या फिर आप लोग क्या करते हैं कि जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, मतलब ग्रामीण आधारभूत संरचना को विकसित करना है, या ऐसे अनुसंधान करना है जो कृषि क्षेत्र से संबंधित है, जिनका फ्यूचर में काफी उसका महत्व है, तो ये सब सारी चीजों के लिए यदि आप सब्सिडी देते हैं अपने देश के, जो सरकार देती है अपने देश के किसानों को, तो वो क्या होगा कि उसमें किसी प्रकार का डिस्टॉर्शन नहीं होगा, यानी कि उसमें कोई विकृति नहीं होगी। ऐसा माना जाता है कि यदि इस प्रकार की सब्सिडी दी जाती है तो किसी भी देश के आर्थिक विकास में वह सहायक है, और देश के ही नहीं बल्कि यदि उससे कुछ नई चीज निकल कर आती है तो क्या होगा, दूसरे देश के आर्थिक विकास में भी उसका महत्वपूर्ण योगदान होगा। इसीलिए ग्रीन बॉक्स इसका आप लोग जानते हैं ना, जब सिग्नल ग्रीन हो जाता है तो उसमें जो चाहे आ जाए, जो चाहे निकल जाए, है ना, तो इसीलिए इसका ग्रीन बॉक्स नाम दिया गया कि आप लोगों को इसके अंतर्गत जो भी सहायता दी जाती है, सरकार देती है अपने देश के किसानों को, तो उसमें किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई उसकी अधिकतम सीमा नहीं है, सरकार जितनी मात्रा में चाहे तो उसको सब्सिडी दे सकती है। ठीक, अगला आप लोग पॉइंट डाल लीजिए, ब्लू बॉक्स। ब्लू बॉक्स के अधीन वह आर्थिक सहायता रखी गई है ब्लू बॉक्स के अधीन वह आर्थिक सहायता रखी गई ब्लू बॉक्स के अधीन वह आर्थिक सहायता रखी गई जो किसानों को हानि पूर्ति भुगतान के रूप में, जो किसानों को हानि पूर्ति भुगतान के रूप में, जो किसानों को हानि पूर्ति भुगतान के रूप में या फिर उत्पादन को सीमित करने के एवज में दी जाए, या फिर उत्पादन को सीमित करने के एवज में दी जाती है, उत्पादन को सीमित करने की एवज में दी जाती है। यह सहायता यद्यपि कम करने की वचनबद्धता से मुक्त है, यह सहायता यद्यपि कम करने की वचनबद्धता से मुक्त है, परंतु इस प्रकार की सहायता पर अधिकतम सीमा है। यह सहायता यद्यपि कम करने की वचनबद्धता से मुक्त है, परंतु इस प्रकार की सहायता पर अधिकतम सीमा है। परंतु इस प्रकार की सहायता पर अधिकतम सीमा है, मतलब यह है कि किसानों को जब किसी वस्तु के उत्पादन में क्या है, कोई हानि होती है, तो उस हानि की क्षतिपूर्ति करने के लिए क्या है कि सरकार इसमें सब्सिडी प्रदान कर सकती है, और इस प्रकार जो सब्सिडी प्रदान की जाती है तो उसकी कोई सीमा नहीं, मतलब जितनी मात्रा में आप लोग चाहें तो प्रदान कर सकते हैं, लेकिन एक मैक्सिमम लिमिट जो है वो निर्धारित कर दी गई है। एक मैक्सिमम लिमिट है, जो एक आधार है उसको फिक्स कर दिया गया है कि आप उसके, मान लीजिए कि 1000 रुपये देने के लिए लिमिट कर दिया गया है, तो 1000 रुपये के लिए चाहे आप जितनी मात्रा में चाहे 1000 के अंदर आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप सब्सिडी प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया बात? इसकी अधिकतम सीमा लिमिट है, मतलब जिस प्रकार उसमें क्या था कि उसकी कोई सीमा अधिकतम नहीं निर्धारित है, तो इसकी एक अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी गई है। उस अधिकतम सीमा के अंतर्गत आप जितनी मात्रा में चाहें उतनी सब्सिडी दे सकते हैं। ठीक, और इसी के अंदर दो चीजें हैं, ये दो प्रकार की होती है, लिख लीजिए, यह दो प्रकार के संदर्भ में दी जाती है।
ये दो प्रकार की संदर्भ दी जाती है। नंबर 1 उत्पादन सीमित करने के एवज में, उत्पादन सीमित करने के एवज में, और नंबर दूसरा क्षतिपूरक भुगतान, दूसरा क्षतिपूरक भुगतान, क्षतिपूरक भुगतान। अब हेडिंग डाल लीजिए उत्पादन सीमित करने के एवज में, इसी के अंदर है ठीक है, ब्लू बॉक्स के अंदर उत्पादन सीमित करने के एवज में, उत्पादन को सीमित करने के एवज में लिख लीजिए सरकार किसी विशेष वस्तु के उत्पादन को, सरकार किसी विशेष वस्तु के उत्पादन को, सरकार किसी विशेष वस्तु के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार किसी विशेष वस्तु के उत्पादन प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान प्रदान कर सकती है, अनुदान प्रदान कर सकती है, अनुदान प्रदान कर सकती है। जैसे कि जैसे गन्ना की जगह मक्का का उत्पादन बढ़ाना, जैसे गन्ना की जगह मक्का का उत्पादन बढ़ाना। इसके अंतर्गत जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसा उत्पादन है जिसके बहुत सारे प्रयोग हो, जैसे मक्का है मान लीजिए, तो उसका एथेनॉल के यूज के द्वारा क्या है कि एथेनॉल बनाया जाए, पेट्रोलियम बनाया जाए, या और बहुत सारी चीजें उससे बनाई जा सकती हैं। तो उसके लिए क्या कर सकती है सरकार कि आपको क्या है कि सब्सिडी प्रदान कर सकती है, जिससे कि आप जो मतलब मान लीजिए इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज है, कोई डॉक्यूमेंट आता है, तो उसके द्वारा क्या हो रहा है कि उसमें जितनी मात्रा में आप चाहें सब्सिडी ले दीजिए। जैसे आपने लिखा ना गन्ना की जगह मक्का, मक्का मान लीजिए बन रहा है, तो मान लीजिए कोई ऐसी फसल है जिसका जैसे मान लीजिए क्या है कि धान उत्पादन है, तो आप लोगों ने जब कभी पढ़िएगा उसके बारे में, तो जब पढ़ेंगे जल संकट के बारे में, उस समय सबसे ज़्यादा इस समय जो धान का उत्पादन है बहुत बड़ा रोल अदा करता है। एक क्योंकि वो जब पैदा हो स्टार्ट से उसमें इतनी मात्रा में पानी लगता है, स्टार्ट से अंत तक उसमें भारी मात्रा में पानी लगता है, उसके कारण क्या हो रहा है, एक तो फसलों में विकृतियाँ आ रही हैं, दूसरी फसलों की जगह उसी को उत्पादन किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा उसमें मतलब जल की मात्रा प्रयोग होती है। फिर दूसरी चीज़ उसकी पराली जला दी जाती है, तो उसका अलग से क्या है कि इस समय देखिए, एक समय हरदोई कभी दिल्ली चले जाइए, वहाँ तो हर हमेशा इस समय में क्या होता है आपातकालीन स्थिति लगा दी जाती है, छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में भेजना बंद कर दिया जाता है। तो उसका रीजन क्या है, इसका मतलब है कि सरकार क्या कर सकती है, चाहे तो धान में उत्पादन को कम करने के लिए किसी दूसरे उत्पादन को प्रोत्साहित कर सकती है। ठीक, दूसरा पॉइंट लिख लीजिए क्षतिपूरक भुगतान। दूसरा क्या है, क्षतिपूरक भुगतान। एक लाइन में लिख लीजिए, यह न्यूनतम समर्थन कीमत तथा बाजार भाव का अंतर होता है, यह न्यूनतम समर्थन कीमत तथा बाजार भाव का अंतर होता है। रेड पेन से कभी मत लिखा करो, जब रेड पेन से आप लोग कुछ चीजें लिखते हैं तो होता यह है कि आप जब साल 2 साल बाद अपने नोट्स पढ़ते हैं तो क्या होता है कि चीजें जो है नोट्स बना के रख रहे हैं, हमेशा चाहते हैं कि बनी रहे, तो ग्रीन पेन का और रेड पेन का यूज किया जाता है, क्योंकि आप उसके बाद देखेंगे उस क्वालिटी की चीजें उस क्वालिटी में आ जाती हैं, और वो 2-3 साल बाद क्या होता है विलुप्त हो जाता है। तो इसलिए आप लोग जितने लोग जब ग्रीन और रेड पेन दो चीज़ों को हमेशा आप लोग अवॉइड करिए, मैक्सिमम अवॉइड करिए। और प्रेयर केस में लिखना ही मतलब रफ लिख रहा है, कुछ उस तरह चीज़ें लिख रहा है, भले ही लीजिए, बाकी ग्रीन पेन और रेड पेन का यूज मत किया करो, क्योंकि दो चीज़ों का आप यूज करेंगे तो होता क्या है कि 4 साल बाद जब चीज़ें आप लोग बोलने की कोशिश करेंगे तो आपको मिलेगा। ठीक है, क्या लिखिए आप लोग, लिखिए यह न्यूनतम समर्थन कीमत तथा बाजार भाव का अंतर होता है। ठीक है, अब देखिए न्यूनतम समर्थन कीमत आप लोग जान रहे हैं, एमएसपी का नाम सुने होंगे अच्छे से। सरकार क्या करती है, हर साल क्या है एमएसपी का निर्धारण करती है। अब जब सरकार मान लीजिए एमएसपी का निर्धारण की है, तो क्या हो रहा है कि बाजार प्राइस मान लीजिए एमएसपी सरकार ने क्या किया 1800 रुपए गेहूं का निर्धारित। ठीक, अब एमएसपी 1800 रुपए निर्धारित है, बाजार में गेहूं का मूल्य कितना है 2000 रुपए, तो जो 200 रुपया है वो सरकार क्या करेगी, आपको सब्सिडी प्रदान कर देगी। तो इस प्रकार की सब्सिडी को भी क्या है ब्लू बॉक्स में रखा गया है, इसकी एक मैक्सिमम सीमा लिमिट है, और उसमें क्या है उसके बीच में आप लोग जितनी मात्रा में चाहें उतनी सब्सिडी दे सकते हैं। ठीक हो गया, दूसरी चीज हो गई। तीसरा आपको क्या लिखिए, यस एंड डी
यानी कि विशिष्ट एवं विभेदात्मक बॉक्स। यस एंड डी मतलब स्टैंडर्ड स्पेशल यानी विशिष्ट, एंड क्या है डिफरेंशियल मतलब विभेदात्मक बॉक्स। देख लीजिए विकासशील देशों जहां कृषि वस्तुएं, विकासशील देशों जहां कृषि वस्तुएं जीविकोपार्जन का हिस्सा है, विकासशील देशों जहां कृषि वस्तुएं जीविकोपार्जन का हिस्सा है, उनके द्वारा उत्पादित वस्तुएं कामा लगाइएगा, पूर्ण मत लगाइएगा, है कामा उनके द्वारा उत्पादित वस्तुएं अंतरराष्ट्रीय बाजार में, उनके द्वारा उत्पादित वस्तुएं अंतरराष्ट्रीय बाजार में निर्यात के लिए नहीं आती, तो सरकार ने कृषि वस्तुओं के उत्पादन में अनुदान दे सकती है। तो सरकार ने कृषि वस्तुओं के उत्पादन में अनुदान दे सकती है। तो सरकार ने कृषि वस्तुओं के उत्पादन में अनुदान दे सकती है, जैसे उर्वरक, बीज, खाद, जैसे उर्वरक, बीज, खाद। इसके अंतर्गत विकसित देश 5%, इसके अंतर्गत विकसित देश 5% तथा विकासशील देश 10% सब्सिडी दे सकते हैं। तब विकासशील देश 10% सब्सिडी दे सकता है। इसके मतलब ये है स्टैंडर्ड यस एंड डी बॉक्स जो है स्पेशल एंड डिफरेंशियल बॉक्स, क्या तो यस एंड डी जो बॉक्स है उसके अंतर्गत देखिए बहुत सारे ऐसे गरीब देश हैं, बहुत सारे ऐसे अल्पविकसित देश हैं जिनके यहाँ कृषि क्या है जीविकोपार्जन का हिस्सा है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि और उनके द्वारा जो उत्पादित वस्तुएं हैं वो स्वयं के लिए उपभोग की जाती है। उनका वो क्या करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निर्यात नहीं करते हैं। तो ये सब सारी चीजों के कारण यदि सरकार चाहे तो उसको क्या कर सकती है कि विकासशील देश या विकसित देश उसने जो लिखा हुआ है 5% 10% चाहे आपको सब्सिडी दे सकते हैं, बशर्ते यह है कि वह वस्तु अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिकने के लिए ना आती हो, ठीक है। यदि वह जीविकोपार्जन का हिस्सा है किसी भी देश के लिए तो उसके द्वारा क्या है उसको सरकार सब्सिडी दे सकती है। तीनों सब्सिडियां क्या हैं ऐसा माना गया, देखिए है तो कहीं ना कहीं तीनों विकृतियां उत्पन्न कर रही हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, लेकिन तीनों को ऐसा मान लिया गया है कि इनके लिए जो सब्सिडी दी जा रही है इसमें क्या है कि विकृतियां कम है या विकृतियां नहीं उत्पन्न करेगी, ठीक। WTO के गठबंधन में या फिर उसमें जो समझौता हुआ उसमें मान लिया गया। अब अपनी हेडिंग क्या लीजिए, ये जो सब्सिडी है उसके आधार पर दी जाएगी। सब्सिडी जो दी जाती है उसकी कुल जो आप कुल टोटल नहीं जीडीपी नहीं कुल कृषि में आपने कितनी सब्सिडी दी वो सब्सिडी, अच्छा इसका अलग अलग वो भी है, ये इसके लिए आधार वर्ष भी निर्मित है जो 1986 का आप लोगों को रेलवे अराउंड बताया था। 1986 के आसपास ही क्या है सारी चीजें बेस ईयर वहीं से क्लियर है। अब मैं सोच रहा हूँ मैं शायद मुझे अभी आज 21 देश को जाना है इलाहाबाद, यदि मेरी नोट्स मिल जाती है वहाँ बस जा रहे हैं तो 23 को 24 की वजह से छुट्टी है क्या नहीं है ना छुट्टी है तो 23 को मैं रहूँगा तो जहाँ से यदि मिल गई तो और काफ़ी चीज़ें उससे क्लियर हो जाएंगी। हालांकि मैं जितना लिखवा रहा हूँ आपको ये लगभग सफिशिएंट मैटर है, मतलब प्रूफ है वहाँ भी उसमें क्या है जैसे आधार वर्ष मेरी समझ में जैसे याद आ रहा है इसके लिए आधार वर्ष भी निर्मित है, ऐसा नहीं कि जब चाहे जितना अब इसी में काफी मुद्दे विचार इसमें ऐसे आ गए कि विकसित देश क्या है कि सबसे ज्यादा इसमें भी सबसे ज्यादा विकसित देश मान लीजिए क्या कर रहे हैं अपने देश की कंट्री को 1,000 विकसित देशों की जो सब्सिडी है मान लीजिए उनकी इकोनॉमी आप लोग जान ही रहे हैं काफी ज्यादा रहती है,
तो वो अपनी इकोनॉमी में क्या कर रहे हैं कि अपनी इकोनॉमी के अकॉर्डिंग क्या सब्सिडी दे रहे हैं। मान लीजिए वो क्या कर रहे हैं 10,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं। अब 10,000 करोड़ का आप लोगों ने जो लिखा 5%, वो ज्यादा होगा कि किसी मान लीजिए बांग्लादेश है जो 500 करोड़ कुल सब्सिडी दे रहा है, तो ये कितना दे रहा है 10,000 करोड़ की दे रहा है, और ये मान लीजिए 500 करोड़ की दे रहा है, तो 500 करोड़ का 10% कितना होगा 50 करोड़, और उधर 10,000 का 5% कितना होगा 5% भले ही, लेकिन उन्होंने अपनी इतनी मात्रा में, जैसे सबसे ज्यादा इसका विरोध किया है कि भारत और ब्राजील ने किया कि जो यूरोपियन कंट्री है और जो अमेरिका कंट्री है ये इतनी मात्रा में सब्सिडी प्रोवाइड कराती है कि भारत चाहे तो यदि पूरी भारत की जितना पूरी कुल सहायता प्रदान करती है उतना नहीं 10% हो पाता है, ठीक है। तो इसमें भी बहुत ज्यादा मुद्दा उठा हुआ था, और लेकिन अब ये है कि आपस में झगड़ा उड़ा करके किसी तरह ये था कि हाँ भाई WTO है उसको संगठन में बना रहे और कुछ ना कुछ जो है मसौदा तैयार हो जाए वो हो जाए, तो उसके लिए ये मानक बस निर्धारित कर दिए गए हैं हम आप लोगों के लिए पढ़ने के लिए, जब आप लोग पढ़ें और पालन होता नहीं क्या जी सर, इसका क्या पालन होता नहीं क्या इनका पालन इतना लिखा हुआ है उतने का तो पालन होगा, लेकिन उसमें भी अब चोरी से तुम देते रहो तो क्या अमेरिका निगरानी लगाया हुआ है, अपना देख रहा है रोज। यही तो होता है कि ये जो डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम है वो हमेशा ही होता है कि भारत क्या करता है, सबसे बड़ी चीज कि आप लोगों ने क्या किया, पता चला कि इस मार्कर को भारत वालों ने देखा कि यार मार्कर है, मान लीजिए वो जो एक ऑक्सीजन वाली वो नहीं होती है जो ऑक्सीजन लगाए गए थे, भारत वालों ने देखा कि यार इसमें प्लास्टिक लगी इतना ऐसा लगा देखा गया फार्मूला उसका सर्च किया, दूसरी प्लास्टिक लिया, दूसरा वो किया बना के उसका दूसरा तैयार करके खड़ा कर दिया। तब ज्यादा भारत यही कर रहा है, अमेरिका वालों ने लगा दिया कि भाई ये क्या कर रहे हैं आप, हमारी चीज हम 500 की बेच रहे हैं तुम उसको 200 में निपटा दे रहे हैं। भारत वाले नकल करने में काफी थे, सबसे ज्यादा भारत का अमेरिका किसी बात में विवाद होता है, अब भारत हमारा हर बार हार जाता है भाई। अब जब आप लोग वो पढ़ेंगे बौद्धिक संपदा अधिकार की बात करेंगे, पेटेंट की बात करेंगे, कॉपीराइट की बात करेंगे, तो भारत भाई क्या देता है कि भाई इन्होंने 100 डिग्री सेल्सियस पे तापमान में पकाया था, हमने उसको 500 डिग्री तापमान में पकाया हमारा डिफरेंस है। इन्होंने क्या किया था कि सफेद प्लास्टिक यूज की थी, हमने ब्लैक यूज की थी। तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हमेशा विवादों का मुद्दा रहता है, हमेशा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मुद्दे हैं ये सब, इतनी सारी चीजें उसमें तो कहीं ना कहीं हारते हैं, फिर उसको वो करना पड़ता है, रिटर्न करना पड़ता है, लेना पड़ता है वापस। ऐसी बात नहीं है, वैधानिक संगठन है, आप इसके नियमों को पालन नहीं करेंगे तो आप बाहर नहीं कर देंगे। सर जैसे एक चीज़ आपने दिखाई है कि मतलब जो वो मतलब उन वस्तुओं को सब्सिडी दे सकती है जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिनकी मतलब ना पहुँच हो, लेकिन अगर सरकार देखती है उसकी मतलब भौगोलिक स्थिति के हिसाब से कुछ अगर कोई दूसरी फसल उपयोगी है तो उसको सब्सिडी देकर बढ़ा सकती है उसकी उर्वरकता को, लेकिन वहाँ मतलब उसकी पहुँच हो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो ऐसा नहीं कर सकती। वही बताया जैसे कि आपने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी पहुँच ना हो, उसको सब्सिडी मतलब ज़्यादा प्रदान कर सकती है, परसेंटेज में दिया है। अगर जैसे भारत सोच रहा है कि ये अलग से दिखाया तो मैं देखिए कुछ लोग जो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि जो व्यापार में विकृतियां नहीं उत्पन्न करेंगे उनके लिए सब्सिडी है। इसके पहले ऊपर वाली क्या लिखो, ब्लू बॉक्स में यही तो लिखे हो, ब्लू बॉक्स में आप लोगों ने क्या लिखा कि हम लोग उतनी मात्रा में क्या है कि सब्सिडी प्रोवाइड कराएंगे जितनी मात्रा, ये ग्रीन बॉक्स में भी लिखे हैं आप लोग कि आधारभूत संरचना से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित, कोई देश के विकास से संबंधित। मतलब इसका मेन मोटिव ये है कि ये मान लिया गया है कि नहीं कुछ देश ऐसे हैं जो जीविकोपार्जन के लिए भी सब्सिडी अपने देश को प्रदान करेंगे, उसको इसमें काउंट नहीं किया जाएगा। जो सब्सिडी आप लोग दे रहे हैं विकृतियां उत्पन्न करने वाली या टोटल सब्सिडी जो दी जाती है उसको इन सब सारी चीजों में गिना नहीं जाएगा कि भाई अपने जीविकोपार्जन के लिए दे रहा है, ठीक है, उसको अलग से काउंट नहीं किया जाएगा। अगला आप लोग क्या लिखते हैं, व्यापार में विकृतियां उत्पन्न करने वाली सब्सिडी डाल लीजिए। अभी हम लोग क्या देख रहे थे, व्यापार में विकृतियां न उत्पन्न करने वाली सब्सिडी ना। अब अगला पॉइंट डाल लीजिए, व्यापार में विकृतियां उत्पन्न करने वाली सब्सिडी। घरेलू समर्थन में नियमन के तहत हम लोगों ने दो विकृतियां देखी थी, एक व्यापार में विकृतियां उत्पन्न करने वाली और दूसरा था व्यापार में विकृतियां न उत्पन्न करने वाली। तो न उत्पन्न करने वाली हम लोग देख चुके हैं, अब हम लोग क्या है व्यापार में विकृतियां उत्पन्न करने वाली सब्सिडी, ठीक। अब इसमें अगला एक हेडिंग डाल लेते हैं, एम्बर बॉक्स। एम्बर बॉक्स क्या, एम्बर बॉक्स
लीजिए व्यापार को विरूपित करने वाले सभी घरेलू समर्थकों को इसमें रखा गया है। व्यापार को विरूपित करने वाले सभी घरेलू समर्थनों को, व्यापार को विरूपित करने वाले सभी घरेलू समर्थनों को इसमें रखा गया है। इसके तहत विकसित देश, इसके तहत विकसित देश 6 वर्षों में 20% में कमी लाएंगे। इसके तहत विकसित देश 6 वर्षों में 20% यानी 20% की कमी करेंगे। 6 वर्षों में 20% की कमी करेंगे। तथा विकासशील देश 10 वर्षों में 13% की कमी करेंगे। 10 वर्षों में 13% की कमी करेंगे। यह भी 2 प्रकार की होती है। यह भी 2 प्रकार की होती है। प्रोडक्ट स्पेसिफिक सपोर्ट नंबर 1, प्रोडक्ट स्पेसिफिक सपोर्ट, और दूसरा नॉन प्रोडक्ट स्पेसिफिक सपोर्ट। नॉन प्रोडक्ट स्पेसिफिक सपोर्ट लिख लीजिए। प्रोडक्ट स्पेसिफिक सपोर्ट के अंतर्गत एक अलग डालेंगे, प्रोडक्ट स्पेसिफिक सपोर्ट। प्रोडक्ट स्पेसिफिक सपोर्ट, ठीक। जब किसी सदस्य देश द्वारा घरेलू उत्पाद की कीमतों, घरेलू उत्पाद की कीमतों तथा अंतरराष्ट्रीय बाजार की कीमतों के अंतर के बराबर जब किसी सदस्य देश द्वारा घरेलू बाजार की कीमतों तथा अंतरराष्ट्रीय बाजार की कीमतों के अंतर के बराबर किसी विशेष वस्तु के उत्पादन में सब्सिडी प्रदान की जाती है। अंतरराष्ट्रीय बाजार की कीमतों के अंतर के बराबर किसी विशेष वस्तु के उत्पादन में सब्सिडी प्रदान की जाती है। किसी विशेष वस्तु के उत्पादन में सब्सिडी प्रदान की जाती है तो उसे विशिष्ट उत्पाद सहायता कहते हैं। एग्जाम्पल लिखिए, याद रहेगा। क्या लिखा हुआ है? जैसे भारत में चावल का मूल्य 100 रुपए केजी है। जैसे भारत में चावल का मूल्य 100 रुपए केजी है और यूएसए में 200 रुपए केजी है। भारत में चावल का मूल्य 100 रुपए केजी है तथा यूएसए में 200 रुपए केजी है। तो अमेरिका अपने उत्पाद को 100 रुपए की सब्सिडी प्रदान कर दे। तो अमेरिका अपने उत्पाद को 100 रुपए की सब्सिडी प्रदान करे। जैसे भारत में चावल का मूल्य 100 रुपए केजी हो तथा यूएसए में 200 रुपए केजी हो तो अमेरिका अपने उत्पाद को 100 रुपए की सब्सिडी प्रदान करते हैं। ठीक है। उत्पाद विशिष्ट सहायता का मतलब यह है कि भैया आप बनाते रहिए, अपना बेचते रहिए। हम क्या कर रहे हैं कि आप लोग चावल की कीमत 100 रुपए है अंतरराष्ट्रीय बाजार में, इंडिया बेच रहा है। अमेरिका वाले ने कह दिया कि अमेरिका के यहाँ लागत 200 रुपया आ रही है, लेकिन जो बेचेगा उसको हम 100 रुपया सब्सिडी दे देंगे। मतलब बाजार को जबरदस्ती बाजार लेके आए। यहाँ पे 2 चीजें आई ना, एक आर्टिफिशियल एफिशिएंसी, एक क्या हुआ कि दूसरी चीज क्या हो गई कि नेचुरल एफिशिएंसी। भारत बेचारा क्या कर रहा था, 100 रुपए में चावल बना रहा था, 100 रुपए में बेच रहा था अपनी लागत के तरफ। अब उन्होंने क्या किया, उसको 100 रुपए की सब्सिडी दे दी तो उसकी भी मूल्य क्या हुआ, उसको एक्चुअल प्राइस तो 100 रुपए ही आ गई ना।
तो जो 100 रुपये उसकी एक्चुअल प्राइस आ गई, जिससे ग्लोबल मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। तो भारत को जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ होना चाहिए, जो निर्यात करने से चावल के लाभ होना चाहिए, तो अमेरिका भी निर्यात करने लगेगा कि नहीं करने लगेगा। 50% शेयर ले गए कि नहीं ले गए, एक एग्जाम्पल की बात है, बहुत सारे देश हैं वो इस तरह कर सकते हैं। तो 50% क्या है कि अमेरिका ले गया, उसका पॉइंट क्यों नहीं ले गए। तो इस प्रकार जैसे वही है कि एक व्यक्ति क्या कर रहा है, अच्छे से पढ़ लिख के मेहनत करके क्या कर रहा है, पास हो रहा है। दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है कि बगल में पेपर है उसको पकड़ा दिया जाए कि भाई ये काम करो, लोग इधर से पैसा अपना जो भी है नीचे देते, तो CCTV लगा रहता है चारों तरफ, है ना। मेज के नीचे से सारी चीज़ें जरूरत रहती है, और उसकी जगह तो मेज के नीचे से आदान प्रदान मेज के नीचे हो जाता है। वो सब सारी चीज़ें वहाँ पर क्या है कि दोनों लोग क्या किए, दोनों लोग मेहनत करके पास हुए। एक बेचारा मेहनत किया, एक मेज के नीचे से पास हो गया, तो वो भी उसके बराबर ही टैलेंटेड हो गया। देखते होंगे न्यूज़ पेपरों में कि कोई भी किसी भी पेपर होता है जो मंडी एग्जाम इस समय, उसमें तो हर एक पेपर ऐसा कोई बचा ही नहीं है जिसमें कि अगला आप लोग लिख लीजिए नॉन प्रोडक्ट स्पेसिफिक सपोर्ट, गैर उत्पाद विशिष्ट सहायता। वो क्या थी, उत्पाद विशिष्ट सहायता, गैर उत्पाद विशिष्ट सहायता। जब किसी सदस्य देश द्वारा अपने उत्पादकों को आगत सहायता प्रदान करते हैं, जिससे कृषि वस्तुओं की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत कम हो जाती है। जैसे कृषि वस्तुओं की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत कम हो जाती है, तो उसे नॉन प्रोडक्ट स्पेसिफिक सपोर्ट या गैर विशिष्ट उत्पाद सहायता कहते हैं। जैसे उर्वरक, बीज और खाद। इसका भी आप लोग मतलब समझ रहे होंगे कि क्या है, कोई भी देश क्या कर सकता है कि उसको क्या है कि बाजार में कीमतों के बराबर सब्सिडी नहीं दे रहा है, लेकिन क्योंकि पता चला कि मार्केट में ओवरऑल जब NPK जो DAP यूरिया आती है उसकी एक्चुअल कीमत यदि 3000 रुपये हो और सरकार क्या करे उसको 500 रुपये में बेचना शुरू कर दे, तो इसका मतलब क्या है, इनपुट सब्सिडी दे रही है कि नहीं दे रही। उर्वरक हैं उनको अच्छे सस्ते दामों पे दे दे, आपको जो बीज है वो सस्ते दामों पे दे दे, पेस्टिसाइड जो बीज हैं अच्छे मानकों के द्वारा निर्धारित होकर आते हैं। इन सब सारी चीज़ों के द्वारा क्या हो रहा है कि वह क्या कर रहे हैं, सब्सिडी आपको प्रदान कर दे रही है। तो इस प्रकार की जो डिस्टॉर्शन होती है इसके कारण क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विविधता मतलब एक तरह से कह सकते हैं विकृतियाँ उत्पन्न होती है। ठीक, दोनों जो था नंबर के अंतर्गत दोनों आप लोगों को क्लियर हो गया। अब तीसरा पॉइंट आप लोगों ने देखा, सबसे पहले जो 3 पिलर थे ना, उसमें से तीसरा पिलर बचा हुआ है निर्यात सब्सिडी में कमी करना। निर्यात सब्सिडी में कमी लिख लीजिए। इसके अंतर्गत सदस्य देशों के बाद कृषि वस्तुओं के संदर्भ में घरेलू निर्यातकों को दी जाने वाली निर्यात में कमी लाना। सदस्य देशों के मध्य कृषि वस्तुओं के संदर्भ में घरेलू निर्यातकों को दी जाने वाली निर्यात में कमी लाना।
घरेलू निर्यात को दी जाने वाले निर्यात की कमी न दी जाने वाली निर्यात की कमी न जिससे कृषि वस्तुओं का व्यापार प्राकृतिक हो ना कि कृत्रिम, जिससे कि कृषि वस्तुओं का व्यापार प्राकृतिक हो ना कि कृत्रिम। इसके लिए विकसित देशों को कृषि वस्तुओं का व्यापार प्राकृतिक हो ना कि कृत्रिम। अत्यधिक बोल रहे हैं क्या? सही सही पीछे वाले तेज बोल रहे हैं क्या? तेज जा रहा है। जिससे कृषि वस्तुओं का व्यापार प्राकृतिक हो ना कि कृत्रिम। तेज आ रहा है। इधर पकड़ क्या जैसे क्या है, कृषि वस्तुओं का व्यापार प्राकृतिक हो ना कि कृत्रिम, जिसके लिए विकसित देशों को 6 वर्षों में औसतन 21% की कमी लानी होगी। 6 वर्षों में औसतन 21% की कमी लानी होगी तथा विकासशील देशों को 10 वर्षों में औसतन 10% की कमी लानी होगी तथा विकासशील देशों को 10 वर्षों में औसतन 10% की कमी लानी होगी। ठीक, सारी चीजें आप लोगों को बताई जा चुकी हैं, सारी चीजें क्लियर है। तो यहाँ पर क्या है, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर जो समझौता था वह खत्म हो चुका है। ठीक है, आप लोग करंट में जाकर देखिएगा इसके क्या क्या मुद्दे वर्तमान में चल रहे हैं, भारत का अमेरिका से क्या विवाद चल रहा है, क्यों किस मुद्दे पर विवाद चल रहा है, क्या मैटर है, ये आप लोगों का करंट का काम मैं आप लोगों के ऊपर डिसाइड कर दे रहा हूँ कि मैंने क्या है आपको कंसेप्ट मतलब जो धारणात्मक चीज़ें हैं, जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, मैं खाली आपको उतना बता दे रहा हूँ क्योंकि यदि करंट के मुद्दे उठाएंगे तो 2-3 दिन उसमें भी लग जाएगा। ठीक है, तो मैं खाली आप लोगों को धारणात्मक, अब आप लोग चीज़ें यहाँ से समझने के बाद, पढ़ने के बाद आप जब करंट की चीज़ों को रिलेट करेंगे तो समझ पाएंगे कि हाँ ऐसे से ऐसा था और अब ऐसे से ऐसा होने की कोशिश हो रही है और लोग अपने अनुपालन नहीं कर रहे हैं, इधर उधर चीज़ें परिवर्तित कर रहे हैं। इसके कारण क्या है कि आपस में विवाद जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं मुद्दे। अगला आप लोग डाल लीजिए नामा, नाम उसमें कि नहीं, इसका क्या सर, नामा नॉन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस, नामा उसमें कि नहीं है? नॉन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, काफी चर्चा में रहता है, मेंस में लिखने के लिए अक्सर इसके बारे में याद आता है। ठीक है, जो लिख रहे हैं आप लोग इसमें भी अभी तक जो पढ़े हैं मेंस में लिखने के लिए अक्सर आ जाता है और नामा काफी चर्चा में रहता है हमेशा। नॉन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस मतलब क्या है, इसके अंतर्गत ऐसी वस्तुओं से, अभी तक हम लोग क्या देखें, कृषि वस्तुओं से संबंधित चीजें देखते हैं। अब हम कोई देखेंगे कि जो नॉन एग्रीकल्चर वस्तुएं हैं उनके संदर्भ में कैसी नीतियां बनाई गई हैं। आपस में हम लोगों ने देखा अभी कि कृषि वस्तुओं के संदर्भ में जितनी भी नीतियां थी, जितनी भी सारी चीजें थी, उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे। अब हम लोग देखेंगे कि जो गैर कृषि वस्तुएं जैसे मैन्युफैक्चरिंग गुड्स है और भी जो विनिर्मित वस्तुएं हैं, उनके संदर्भ में क्या है कि कैसी वस्तुएं के लिए कैसा फार्मूला निर्धारित किया गया है, कैसा नियम निर्धारित किया गया है, तो लिख लीजिए इसके अंतर्गत आप लोग ऐसी गैर कृषि निर्मित वस्तुओं को, ऐसे गैर कृषि निर्मित वस्तुओं को ऐसे गैर कृषि निर्मित वस्तुओं को जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में, ऐसे गैर कृषि निर्मित वस्तुओं को जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में विस्तृत बाजार उपलब्ध है, ऐसे गैर कृषि निर्मित वस्तुओं को जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में विस्तृत बाजार उपलब्ध हो सके, तो
विस्तृत बाजार उपलब्ध हो सके, विस्तृत बाजार उपलब्ध हो सके, इसके लिए सदस्य देशों को, इसके लिए सदस्य देशों को, इसके लिए सदस्य देशों को क्रमिक रूप से प्रशुल्कों की दरों में कमी लाने के लिए, प्रशुल्कों की दरों में कमी लाने के लिए, प्रशुल्कों की दरों में कमी लाने के लिए ये समझौता किया गया। यह समझौता किया गया। इसके अंतर्गत औद्योगिक वस्तुओं, तथा अन्य प्राथमिक वस्तुओं को शामिल किया गया है, तथा अन्य प्राथमिक वस्तुओं को शामिल किया गया है। औद्योगिक वस्तुओं तथा अन्य प्राथमिक वस्तुओं को शामिल किया गया है। आप लोग प्राथमिक वस्तुओं तो समझ ही रहे हैं। यस सर। जो कृषि से अतिरिक्त जो उसी से संबंधित जो उत्पाद होते हैं उसी को क्या कहते हैं, प्राथमिक वस्तु कहते हैं। ठीक, अब इसमें चार भागों में वर्गीकृत किया गया है। इसी को ये जो चार उत्पाद है औद्योगिक और प्राथमिक, इसको चार भागों में वर्गीकृत किया गया है। लीजिए, इसको चार भागों में वर्गीकृत किया गया है, इसको चार भागों में वर्गीकृत किया गया है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट यानी विनिर्मित उत्पाद, दूसरा क्या है, फ्यूल एंड माइनिंग, मतलब क्या है कि ईंधन एवं खनन, फ्यूल एंड माइनिंग ईंधन एवं खनन, ठीक है, ईंधन एवं खनन। तीसरा फिश एंड फिशरीज प्रोडक्ट, मतलब मत्स्य एवं मत्स्य उत्पाद, मत्स्य एवं मत्स्य संबंधी उत्पाद, मत्स्य एवं मत्स्य संबंधी उत्पाद। चौथा है फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट, फॉरेस्ट्री मतलब वन से जो संबंधित है, वन निर्मित उत्पाद। अब इसके लिए नामा ने क्या किया, एक स्विस फार्मूला गठित किया। जो नामा के अंतर्गत क्या हुआ, एक स्विस फार्मूला गठित किया गया। उस स्विस फार्मूले के अंतर्गत क्या था कि एक प्रशुल्क की जो दर थी उसको निर्धारित किया गया था। उस फार्मूला को आपको लिख लीजिए, T1 is equal to A plus T1 is equal to A into T0, T1 is equal to A into T0 upon A plus T0। ठीक, अब लिख लीजिए T1 क्या है, T1 is equal to मूल्यानुसार अंतिम प्राप्त दर। T1 क्या है, मूल्यानुसार अंतिम प्राप्त दर, जो प्रशुल्क की दर है वो मूल्यानुसार अंतिम प्राप्त दर। ठीक, ये क्या है, लिख लीजिए देशों द्वारा आपस में निर्धारित शुल्क, देशों द्वारा आपस में निर्धारित शुल्क, देशों द्वारा आपस में निर्धारित शुल्क। और तीसरा क्या है, T0 प्रारंभिक प्रशुल्क दर,
प्रारंभिक प्रशुल्क दर। प्रारंभिक प्रशुल्क दर लिख लीजिए इसके नीचे इस फार्मूले के तहत, इस फार्मूले के तहत इस फार्मूले के तहत जो देश जितनी अधिक मात्रा में प्रशुल्क लगाता है, इस फार्मूले के तहत जो देश जितनी अधिक मात्रा में प्रशुल्क लगाता है, लगाता था, जो देश जितनी अधिक मात्रा में प्रशुल्क लगाता था, उसको उतनी ही अधिक मात्रा में प्रशुल्क में कमी करनी पड़ेगी। उसको उतनी ही अधिक मात्रा में प्रशुल्क में कमी करनी पड़ेगी। प्रशुल्क में कमी करनी पड़ेगी। इस प्रशुल्क की स्थिरांक सीमा कोएफिशिएंट जिसे कहते हैं, इस प्रशुल्क की स्थिरांक सीमा, स्थिरांक मतलब कोएफिशिएंट जो है, ठीक। इस प्रशुल्क की स्थिरांक सीमा 25% अधिकतम 25% निर्धारित की गई, अधिकतम 25% निर्धारित की गई है, अधिकतम 25% निर्धारित की गई। अब देखिए इसमें क्या है, इस फार्मूले के तहत जो जितनी अधिक मात्रा में प्रशुल्क लगा रहा होगा, ठीक है, उसको उतनी ही अधिक मात्रा में क्या होगा कि कमी करनी पड़ेगी। आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर मान लीजिए क्या कर रहे हैं आप लोग कि 10,000 या पहले 1,000 रुपये कोई लगा रहा था, कोई 100 रुपये लगा रहा था, मान लीजिए किसी ने 1,000% प्रशुल्क लगाया, तो उसका जब एवरेज निकाला जाएगा तो उसको लगभग 25% से अधिक और करीब होगा, ठीक। वह अधिक से अधिक क्या है 25% के निकट होगा। जो जितनी ही कम मात्रा में लगा रहा होगा, आप लोग उसमें मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, यदि किसी को देखना हो कि कोई भी मान रख के आपस में, और किसी को जगह पे क्या है कि 500 रख दीजिएगा, किसी जगह 100 रख दीजिएगा, तो देखेंगे कि जो 500 का गुणांक होगा 25 के ज़्यादा निकट होगा, जो 100 का जो गुणांक होगा मल्टीप्लाई का जो वो होगा वह क्या है 25 से कम निकट होगा। मतलब जितना ज़्यादा प्रशुल्क लगेगा उतनी ही अधिक मात्रा में लोगों को कटौती करनी पड़ेगी। ये फार्मूला स्विस फार्मूला इसको कहा जाता है, और इसके तहत क्या है नॉन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस से संबंधित क्या था, इस फार्मूले को निर्धारित किया गया कि कोई भी देश है जो जितनी अधिक मात्रा में क्या करेगा प्रशुल्क लगाएगा, उसको उतनी ही अधिक मात्रा में कमी करनी पड़ेगी, ठीक। नामा भी आप लोगों ने पढ़ लिया। अब एक तीसरा सबसे तगड़ा अच्छा मतलब ट्रेड लिख लीजिए, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर, इसके अंतर्गत कोई विदेशी कंपनी, इसके अंतर्गत कोई विदेशी कंपनी जो किसी अन्य घरेलू देश में आकर निवेश करती है, इसके अंतर्गत कोई विदेशी कंपनी, इसके अंतर्गत कोई विदेशी कंपनी जो किसी अन्य घरेलू देश में आकर निवेश करती है, जो किसी अन्य घरेलू देश में आकर निवेश करती है, तो उसके साथ वही व्यवहार किया जाएगा, तो उसके साथ वही व्यवहार किया जाएगा, तो उसके साथ वही व्यवहार किया जाएगा जो घरेलू निवेशक कंपनी के साथ किया जा रहा है, जो घरेलू निवेशक कंपनी के साथ किया जा रहा है। हम लोगों ने देखा था नेशनल ट्रीटमेंट में पढ़ा था, यही चीज लिखी थी कि नहीं लिखी थी। अब इसमें देखिए विकासशील देशों ने सबसे ज्यादा झगड़ा मचाना शुरू की। विकासशील देशों ने क्या कहा कि भाई एक तो हमारे यहाँ वैसे भी अपने देश में उत्पादन करने के लिए संसाधन नहीं, अपने देश के हम उत्पादन को नहीं पूरा कर पा रहे हैं, और फिर दूसरे देश में हम जा नहीं पाते हैं, और आप हमारे देश में आ रहे हैं और आपको पूरी स्वतंत्रता चाहिए।
तो जो पूरी स्वतंत्रता आप ले लेंगे तो आप क्या करेंगे, आपके पास बेहतर गुणवत्ता है, बेहतर तकनीकी है, अच्छे संसाधन उपलब्ध है, अच्छी गुणवत्ता की आप वस्तुएं निर्मित कर लेंगे। और आपके साथ यदि हम वही व्यवहार करेंगे तो होगा क्या कि अभी आपकी उत्पादित वस्तु दिखाई नहीं देंगी और हमारी तो दिखाई देंगी नहीं। इसलिए विकासशील देशों ने भी एक काफी हंगामा मचाया इसके लिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी क्या है, अंततः ये क्या हुआ कि पारित हुआ कि नहीं भैया, यदि किसी भी देश की कोई कंपनी आती है तो आप उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, उसके साथ क्या है कोई विभेद नहीं मिला सकते। ठीक, नेशनल ट्रीटमेंट में इसके पहले भी आप लोगों ने देखा था कि जो भी कोई फर्क है उसके साथ गैर विभेदात्मक क्या है कि रवैया नहीं अपनाया गया है। ठीक, अगला सबसे जो सेवा क्षेत्र पॉइंट, सेवा क्षेत्र जन्य विवाद, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। सर्विसेज इसको गैट्स कहते हैं, तो गैट वाला नहीं है, ठीक है, गैट्स। जीबीसी जीआईसी जो दे रहे थे मेंस, उसमें ये क्वेश्चन आ गया मेंस लिखने। अब इसमें क्या है, अभी हम लोगों ने देखा था ना कि 4 ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर, ट्रेड रिलेटेड प्रॉपर्टी राइट्स, और ये था तीसरा क्या था, गैट्स, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड ट्रेड इन सर्विसेज है, ट्रेड रिलेटेड सर्विसेज। तो ये जो मुद्दा था इसमें 4 मोड थे और सबसे ज्यादा इसमें क्या था, पहले मोड में और चौथे मोड में क्या था, भारत को सबसे ज्यादा लाभ होता है। इसीलिए जब भारत को लाभ होता था तो सबसे ज्यादा जलन किसको होती है, अमेरिका। भारत, आप लोगों ने एक चीज देखा होगा, आप लोग जैसे कहीं भी भारत को लाभ होना दिखाई देता है तो सबसे पहले अमेरिका खड़ा होता है कि भाई ये कैसे हो रहा है, इसको लाभ वो कैसे जा रहा है। अब वर्तमान में चाइना भी आ गया। चाइना भी, नहीं चाइना और भारत साथ ही में है ना। तो अब इसमें मोड 1 में आप लोग जानते हैं, इसका नाम सुने, चारों मोड क्या है? यस सर, कैसे मतलब सर M4 तो जानते हैं, M3 जानते हैं, इसको M4 और M3 जानते हैं। M4 को जानते हैं, हाँ। M3 को जानते हैं। हाँ। क्या है M4? M3 का मतलब सर है कि जैसे जो यहाँ पे जो होटल खुलते हैं विदेशों के आए हुए या और सारी चीज़ें जो खुलते हैं वो। M3 का मतलब है जो सब सेवाएं देने के लिए विदेश जा सकते हैं लोग, या फिर शिक्षा हो गई, डॉक्टरी वगैरह। हाँ, ये बात उल्टा बता, उल्टा नहीं करिए। M4 में है जो तुम अभी बोल रहे हो, नेचुरल पर्सन का जो बात की जाती है, प्राकृतिक जो व्यक्ति जो होता है तो M4 में है। यही तो बोल रहा था, अभी M3 में बोल रहा हूँ, पहले M4 सर, यही तो कंफ्यूजन। देखिए M1 में क्या है, मैं एग्जांपल समझा दे रहा हूँ, आप लोगों को लिखा दूंगा, बस लिखना रह जाएगा। एक एग्जांपल में लेके सारी चीजें आप लोगों को समझा देंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है, तो उसके पास एक अच्छा सा मैटर है, फ्लॉपी डिस्क में क्या कर रहा है, यहीं से बैठकर क्या कर रहा है, आप किसी दूसरे देश में अपनी जो गुणवत्ता है, अपने स्किल्स है, टेलीकम्युनिकेशन के माध्यम से या इस कॉल सेंटर के माध्यम से किसी भी तरीके से वो क्या कर रहा है, यहीं बैठकर यदि दूसरे देश में सेवा उपलब्ध करा दे रहा है। इसके लिए क्या है, किसी व्यक्ति को भौतिक मतलब भौगोलिक रूप से उस भौगोलिक सीमा को पार करने की जरूरत नहीं। मोड 1 में क्या है, जब कोई व्यक्ति यहीं बैठकर क्या है कि टेलीकम्युनिकेशन के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, अन्य माध्यम से क्या है कि दूसरे देश को बैठे बैठे घर बैठे सेवा उपलब्ध करा देता है। तो इस प्रकार की जो सुविधा है, सेवा है, उसको क्या है मोड 1 में शामिल किया गया। इसमें भारत को सबसे ज्यादा लाभ कैसे होता था, क्योंकि भारत के जो एम्प्लॉय थे उनको क्या था कि रोजगार मिल जाता था। अब अमेरिका वाले हल्ला क्यों मचाना शुरू किए? अमेरिका वाले ने हल्ला इसलिए मचाना शुरू किया कि अमेरिका मान लीजिए 100 रुपये मजदूरी है तो भारत वाले नागरिकों को 500 रुपया दे के काम ले लेते थे और अमेरिका के व्यक्ति बेरोजगार बैठ जाते थे। अब चूंकि किसी को जाना भी नहीं, इसलिए भारत में आराम से बैठ के अमेरिका में सेवा दी जा सकती है। अब अमेरिका के जो खुद नागरिक थे उनको खुद समस्या कि हमको 1000 रुपये चाहिए, हमको काम नहीं मिल रहा है, और वही काम किसी से वो 500 में करा ले रहे हैं। जैसे आप लोग एक चीज देखे होंगे, कभी अहमदाबाद गुजरात में जब कोई कमाने जाता है तो क्या होता है, बेचारे जो यूपी बिहार वाले होते हैं उनके साथ काफी दुर्व्यवहार किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये माना जाता है कि ये लोग पिछड़े एरिया के है ना,
और होता क्या है, जो लोकल का वहाँ व्यक्ति होता है वो सबसे ज़्यादा इन लोगों से चिढ़ता है यूपी बिहार वाले, क्योंकि ये बेचारे काम मिल जाए किसी तरह, चाहे पैसा जितना कम मिले काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो वहाँ का लोकल का व्यक्ति है वो मान लीजिए अपना फिक्स किया हुआ 15,000 से नीचे मुझे वेतन नहीं लेना है, तो क्या होगा कि उसमें वो विरोध उत्पन्न करेगा। और ये देख रहा है कि 10 दिन में जितना 10,000 में माना जा रहा है, उसका लॉस हुआ कि नहीं हुआ, तो अमेरिका इसका सबसे ज़्यादा विरोध किया। दूसरा जो मोड 2 है उसका ये है कि जब आप क्या करते हैं, एक तरफ से पर्यटन का नाम सुने, पर्यटन में क्या होता है, दूसरे देश के नागरिक आपके यहाँ आते हैं। तो जब मान लीजिए कोई व्यक्ति क्या है कि अपनी हेल्थ केयर से रिलेटेड या किसी भी से संबंधित क्या है दूसरे देश में जाकर वहाँ से सेवा लेता है। आप लोग पर्यटन में जा रहे हैं, अमेरिका गए, वहाँ का जो न्यूयॉर्क में क्या है वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी, उसको आप लोग देखने गए या फिर वहाँ आपने क्या किया, कोई दवा लेने गए, तो ये क्या है कि आप जब स्वयं जाके अपनी भौतिक सीमा को पार करके स्वयं आप जाके वहाँ सेवा देते हैं लेते हैं, उस स्थिति को क्या है कि मोड 2 में शामिल किया गया है। ठीक, मोड 3 क्या है, मोड 3 में क्या है कि जब अपने देश में ही आप क्या करते हैं कि दूसरे देशों में जाके संस्थाएं खोल देते हैं। जब आप क्या दूसरे देशों में जाके कोई संस्थाएं खोल देते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मान लीजिए क्या है कि हमारे देश का जो आयुर्वेद है, योग है, वह क्या है दूसरे देशों में काफी फेमस है। तो हम लोग जाके वहाँ कोई एजेंसी खोल दें, अपनी कोई संस्था खोल दें और लोग फिर वहाँ से सेवाएं लेना शुरू करते हैं, तो इस स्थिति को क्या कहा गया, मोड 4 और 3 सॉरी। और जो मोड 4 था वो ये था कि जब हमारे देश के जो नेचुरल पर्सन है, हमारे देश के जो एक कह सकते हैं कि ब्रेन जिनका काफी डेवलप रहता है, ब्रेन ड्रेन का नाम सुने ना, कि हमारे देश के जो अच्छे अच्छे लोग होते हैं वो क्या होते हैं दूसरे देशों में चले जाते हैं। ब्रेन ड्रेन का नाम सुने कि नहीं, ब्रेन ड्रेन, हमारे कंट्री का जो भी कोई विशेषज्ञ व्यक्ति है दूसरे देशों में जाके वहां सेवाएं देना शुरू कर देता है, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, ब्रेन ड्रेन। तो चौथी स्थिति में मोड 4 में क्या होता है, जब कोई नेचुरल पर्सन है, प्राथमिक व्यक्ति है, वह क्या दूसरे देश में जाके सीधे भौतिक रूप से जाके वहाँ कोई लेक्चर देता है, वहाँ अपनी सेवाएं प्रदान करता है, इस स्थिति को क्या है मोड 4 में रखा गया है। लिख लीजिए अभी चारों को। डायरेक्ट मोड 1 मोड 2 लिख के चले जाइए। मोड 1 इसके तहत मोड 1 लिखिएगा, ठीक है, मोड 1 यही है। इसके तहत सेवा उत्पाद का इसके तहत सेवा उत्पाद का भौतिक गमन, नहीं लिख पा रहे हैं क्या, इसके तहत सेवा उत्पाद का भौतिक गमन सीमा के आर पार होता है। देखिए सेवा उत्पाद का आर पार हो रहा है, ठीक है, व्यक्ति का नहीं हो रहा है, ध्यान दीजिए। सेवा उत्पाद का भौतिक गमन सीमा के आर पार होता है, जैसे टेलीकम्युनिकेशन के माध्यम से अपने देश में रह कर दूसरे देश को सेवाएं उपलब्ध कराना, टेलीकम्युनिकेशन के माध्यम से अपने देश में रह कर दूसरे देश को सेवाएं उपलब्ध कराना। मोड 2 सेवा निर्यातक देश में उपभोक्ताओं का गमन, जैसे किसी सेवा निर्यातक देश में डॉक्टर की सेवाओं को प्राप्त करने के लिए स्वयं मरीज या सेवा उपभोक्ता का निर्यातक देश को जाना स्वयं मरीज या सेवा उपभोक्ता का निर्यातक देश को जाना, ऐसी सेवाओं में हम पर्यटन को भी रख सकते हैं।
ऐसी सेवाओं में हम पर्यटन को भी रख सकते हैं। मोड 3 लिख लीजिए। ऐसी सेवाओं को हम ऐसी सेवाओं में पर्यटन को भी रख सकते हैं। छूट में किसी का। मोड 3, जिस देश में सेवा उपलब्ध करानी हो, जिस देश में सेवा उपलब्ध करानी हो उस देश में एक वाणिज्यिक इकाई, जिस देश में सेवा उपलब्ध करानी हो उस देश में एक वाणिज्यिक इकाई या संस्था स्थापित करना। वाणिज्यिक इकाई या संस्था स्थापित करना, जैसे बैंकिंग सेवा या बीमा सेवा प्रदान करने के लिए, जैसे बैंकिंग सेवा या बीमा सेवा प्रदान करने के लिए सेवा आयातक देश में, सेवा आयातक देश में बैंक को स्थापित करना। सेवा आयातक देश में बैंक को स्थापित करना, सेवा आयातक देश में बैंक को स्थापित करना। इस मोड में पूंजी की गतिशीलता भी सम्मिलित होती है। इस मोड में पूंजी की गतिशीलता भी सम्मिलित होती है। इसके तहत इस मोड में पूंजी की गतिशीलता भी सम्मिलित होती है। इसके तहत भारत को योग, आयुर्वेद, भारतीय दर्शन